हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। 1 या 2 दिन में आपका परीक्षा है, तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में कुछ चीज़ें आप जान लें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में शिक्षण कला। शिक्षण कला में क्या-क्या आपको जानना चाहिए, को टू द पॉइंट बात करेंगे। जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे में पहला इसमें देखा जाए तो उसमें लिखा गया था सिलेबस में शिक्षण और सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, विशेषताएँ, ये सारी चीज़ थे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिक्षण क्या है और सीखना क्या है, दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों की विशेषताएँ, प्रक्रिया वगैरह देखेंगे। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो हमने शिक्षा लिखा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बना रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने इसलिए शॉर्ट बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण को, क्योंकि टॉपिक भी हमारा यही है कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों एवं साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और सीखने वाले इसकी सहायता से सीखते हैं। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते, यानी उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं समझेंगे कि शिक्षण हुआ है। क्लियर शॉर्ट शब्दों में ऐसे समझें कि शिक्षण मतलब क्या, ये टीचर यानी शिक्षक से संबंधित होता है, जो विभिन्न तरह का विधियों का प्रयोग करते हैं, युक्तियों का प्रयोग करते हैं। टीएलएम मतलब विभिन्न तरह का टीचिंग एड यानी साधन का उपयोग करते हैं, जिसके सहायता से क्या करते हैं, बच्चे जो भी छात्र हैं, जो सीखने वाले हैं, अधिगम कर्ता जो हैं यानी जो छात्र हैं, जो पढ़ने आते हैं, तो वो सीखते हैं जिसकी सहायता से। और इसका अर्थ तब तक मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते, अर्थात उनके व्यवहार में कोई वांछित परिवर्तन नहीं हो जाता। ये होता है शिक्षण यानी टीचिंग। दूसरा शब्द आया है लर्निंग, सीखना। सीखना क्या है? सीखने का अर्थ अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण या अध्ययन द्वारा भिन्न भिन्न तथ्यों को जानना और नई नई क्रियाओं को करना, इनमें बहुत समय तक धारण करना और आवश्यकता होने पर इनका प्रयोग करना है। शॉर्ट में इसे समझेंगे, ये डायरेक्ट जो होता है, जो सीखने वाले होते हैं, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, उनसे संबंधित होता है। वो करते क्या है, नई नई चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, जानना सीखना वगैरह करते हैं, और फिर आवश्यकता होने पर उसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम सीखना कहते हैं। चलिए, और भी विस्तृत तरीके से लिखा गया है और बहुत सारी परिभाषाएं लिखा गया है। अधिगम का क्या, अधिगम मीन्स सीखना, अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। तो बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, लेकिन हम शॉर्ट में चलेंगे। यहाँ पे कुछ और परिभाषा दिया गया है अधिगम के बारे में, यानी सीखने के बारे में, लर्निंग के बारे में। देखिए अंग्रेजी में भी लर्निंग लिखा है, यहाँ अधिगम लिखा है, तो क्लियर समझ जाइएगा। अधिगम लिखे, लर्निंग लिखे, एक ही शब्द है, सीखना लिखे एक ही शब्द है। अब यहाँ पे गेट्स के अनुसार देखा जाए तो अधिगम अनुभव द्वारा की शोध है, अनुभव द्वारा की शोध है, इंग्लिश में भी लिखा गया। क्रो के अनुसार देखा जाए, अधिगम के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना आ जाता है। अब दोनों में अगर संबंध की बात किया जाएगा, क्या क्या संबंध है, कि बहुत सारी समानताएं हैं। शिक्षण के बिना अधिगम असंभव, शिक्षण का लक्ष्य अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम कलाएं, शिक्षण एवं अधिगम समय से संबंध, ये सारे समानताएं हैं। तो समानताओं में देखा जाए तो आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। हम विषमताएं यानी दोनों में अंतर क्या है वो हम आपको बता देते हैं, ताकि दोनों चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखिए शिक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जो बच्चों के व्यवहार को बदलती है, जो बच्चों के व्यवहार को क्या करती है, बदलती है, यानी चेंज करती है। अगर इसमें पॉइंट नंबर 1 देखा जाए, अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है। दोनों में अंतर समझिएगा, ये बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, व्यक्तित्व पर जो सीखना होता है, और ये क्या करती है, शिक्षण बच्चों के व्यवहार को बदलती है। दूसरा, शिक्षण के बारे में पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण दिया जाता है। पूर्व में जो भी निश्चित उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, शिक्षण दिया जाता है। ये पढ़ेंगे अभी पाठ्य योजना, माइक्रो टीचिंग वगैरह में ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण दिया जाता है। इसमें देखेंगे 2 नंबर को अधिगम, 2 नंबर है, अधिगम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अधिगम से क्या होती है, लक्ष्य की, यानी सीखने से क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ हमने पढ़ा आपका कि पूर्व निश्चित जो भी उद्देश्य उससे शिक्षण दिया, उसकी पूर्ति के लिए शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण जो है
वो कारण है, शिक्षण जो है कारण है, लेकिन अधिगम के में देखा जाए तो अधिगम कार्य है, परिणाम है। अधिगम क्या है? कार्य और परिणाम है, और शिक्षण के बारे में हमने क्या कहा? कारण है। आगे अधिगम के बारे में बता दें। अधिगम में सुनना, सुनकर उत्तर देना, अध्यापक द्वारा निर्देशन एवं प्रोत्साहन देना आदि होता है। इसमें देखा जाए शिक्षण में, तो शिक्षण में देखिएगा कि शिक्षण की अन्य क्रियाएं हैं, जैसे भाषण, प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया, प्रेरणा देना, निर्देशन देना इत्यादि होता है। अगला है शिक्षण का संबंध अध्यापक से होता है। शिक्षण का संबंध किससे होता है? अध्यापक से होता है, और ये बच्चों से हो जाएगा। बच्चा मतलब विद्यार्थी से। अधिगम का संबंध विद्यार्थी से होता है। अधिगम बच्चों की इच्छा से होता है। अधिगम जो होता है बच्चों की इच्छा से होता है, और शिक्षण जो होता है अध्यापक की इच्छा से, क्योंकि वो पूरा पाठ्य योजना वगैरह सारा चीज़ बना के लेके आते हैं, इसलिए अध्यापक की इच्छा से होता है। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। शिक्षण जो होता है सामाजिक कार्य है, लेकिन अधिगम जो होता है व्यक्तिगत कार्य है। अधिगम में बच्चा एक व्यक्तिगत रूप से वो सीखता है, इंडिविजुअल तरीके से। इसके बाद अगला है, लेकिन अधिगम के लिए बच्चों को फीस देनी पड़ती है, और वहाँ किसको फीस तनख्वाह मिलेगा? किसको? टीचर को मिलता है पैसा। वहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, वेतन मिलता है। इसके बाद अगला है, शिक्षण कार्य को सफलता अथवा असफलता का मूल्यांकन हो सकता है। शिक्षण कार्य को मतलब फीडबैक वगैरह लेते हैं ना, उसी चीज़ को देख के लिखा गया है। इसमें 9 नंबर देखिएगा तो है, अधिगम में बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण करते हैं, तो 10 नंबर इसी के साथ है। अतः अधिगम बच्चों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा तो लाभकारी होगा ही। इसमें है 10 नंबर आपका, अध्यापक शिक्षण से पूर्व विषय वस्तु को पढ़कर कक्षा में आता है। विषय वस्तु को पढ़कर कक्षा में आता है, और इसमें हो जाएगा कि विषय वस्तु को, बच्चे जो होते हैं विषय वस्तु को पढ़े बिना ही कक्षा में आते हैं, यानी उसको पढ़े बिना ही कक्षा में आता है। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया केवल विद्यार्थियों के स्वभाव में परिवर्तन करती है। प्रक्रिया केवल किस में परिवर्तन करती है? विद्यार्थियों के स्वभाव में परिवर्तन करती है, और इसमें हो जाएगा प्रत्येक शिक्षण का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। और इसके ऊपर देखिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के स्वभाव में परिवर्तन करती है। ये अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के स्वभाव में क्या होता है? परिवर्तन। सीखने का मतलब ये हो गया कि जो बच्चा है जो सीख रहा है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या है? अध्यापक विद्यार्थी दोनों के स्वभाव में, शिक्षण का प्रक्रिया दोनों के बीच चल रहा है ना, तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन चल रहा है। और लास्ट है कि 12 नंबर पढ़ ली, प्रत्येक शिक्षण का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। और 13 नंबर है, शिक्षण प्रायः औपचारिक होता है। औपचारिक होता है। और इसमें आइएगा तो अगला है कि अधिगम की प्रक्रिया केवल विद्यार्थियों के स्वभाव में परिवर्तन करती है। और अगला है कि अधिगम प्रायः निरौपचारिक होता है। अधिगम प्रायः क्या होता है? निरौपचारिक होता है। और आगे देखा जाए तो इसके बारे में और कुछ चीज़ें लिखा गया है, उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शब्द एक समझा देते हैं, क्या होता है औपचारिक? औपचारिक मीन्स एक विद्यालय जो होता है, एक जैसे मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा विद्यालय क्यों जाता है, तो जनरल भाषा में कहिएगा कि सर बच्चा जो विद्यालय इसलिए जाता है क्योंकि वो पढ़ने जाता है, जनरल भाषा में। तो जहाँ निश्चित है कि बच्चा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जाए, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाए, यानी पढ़ने के लिए बच्चा जाए, तो वो उसे कहते हैं औपचारिक। उसे क्या कहते हैं? औपचारिक। और अनौपचारिक किसे कहेंगे? जब बच्चा को जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी क्लब यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखने का उद्देश्य क्या है आपका? तो ज्ञान है, मतलब पढ़ना है एक तरह से। इसी तरीके से विद्यालय में आप जाते हैं तो ये फिक्स है। लेकिन अगर आप किसी से बातचीत करते हुए कहीं कहीं ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी से आपने बातचीत कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ सीख लेते हैं, ये होता अनौपचारिक। यानी बातचीत करते बहुत सारी चीज़ें होता है जो सीख लेते हैं। जैसे जनरल भाषा में कहूँ कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो चाहे खेत में चले गए, तो वहाँ पे आपने सीखा कि बीज को कैसे बोया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा दिन प्रतिदिन आप सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हो सकता है छोटे बच्चे से भी आप कुछ सीख लें, तो ये होता है। तो बातचीत में भी अब चलिए इसके विशेषताएं देख लेते हैं कि शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या हैं। पहले शिक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। शिक्षण विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अधिपत्य रहता है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण में जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं,
शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया है। शिक्षण प्रविधि शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। ये सारी विशेषताएं हैं इसके। अब अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम नहीं। सीखना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम नहीं। अगला है सीखने में जीवन में मृत्यु पर्यंत उन सभी अनुभवों और प्रशिक्षण का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है। सीखने के द्वारा व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन में सहायता मिलती है। सभी प्रकार का सीखना प्रयोजनपूर्ण और उद्देश्य युक्त होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण के साथ ही लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखने को वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज माना जाता है। सीखने के द्वारा व्यवहार में सभी क्षेत्रों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक एवं सतत क्रिया है। सीखने के अंतर्गत उन व्यवहारजन्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जा सकता है जो कि परिपक्व, थकान, बीमारी अथवा नशीले और उत्तेजक पदार्थों के सेवन के परिणाम से प्राप्त होते हैं। कोई इसे शामिल नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं शिक्षण के उद्देश्य। अच्छा, इसे तो हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह हमने पढ़ा दिया है। क्या क्या है शिक्षण प्रणाली का लक्ष्य, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। क्या है? विकास करना है। किसका? विद्यार्थी का, जो भी छात्र है उसका। अब इसके लिए जो भी चीज़ें वो अपनाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है जिसे आप पढ़ना चाहे तो। शैक्षिक उद्देश्य क्या क्या है, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य दोनों लिखा है। ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी पर एक वीडियो भी बना है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। शॉर्ट में केवल बता देते हैं। ये व्यवहार के 3 परिवर्तन बताए हैं। 3 प्रकार के होते हैं व्यवहार परिवर्तन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो इन्होंने बताया ज्ञानात्मक, दूसरा बताया इन्होंने भावात्मक, तीसरा बताया है क्रियात्मक। तो इससे भी बहुत सारे जगह बांटा गया है। जैसे में ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उसमें ज्ञान वगैरह सारा चीज़ आएगा। भावात्मक में क्या हो जाएगा? भाव से संबंधित होगा, जैसे अधिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन करना, संगठन करना, ये सारा। क्रियात्मक क्या हो जाएगा? क्रिया से संबंधित, अनुकरण, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, ये सारी चीज़। और सबके बारे में एक एक करके इसमें PDF में दिया गया है। तो इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाया गया है, इसलिए इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सारे के बारे में दिया गया है, इसे छोड़ देते हैं। अब विधियों पे चले आते हैं। विधियों के बारे में सबके बारे में छोटा छोटा पढ़ेंगे। जैसे में किंडरगार्टन जो विधि है ये मतलब किसका है? नाम पूरा पढ़ लीजिएगा। किंडरगार्टन जो होता है, बहुत जगह आपने देखा भी होगा, बहुत सारे स्कूल भी है किंडरगार्टन के नाम से। तो ये किसका है? फ्रोवेल का है, जो जर्मनी का है। पूरा नाम इनका पढ़ लीजिए। दूसरा है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, ये इन्हीं के नाम से पढ़ा हुआ है, मेरिया मॉन्टेसरी के नाम से। कोई ये याद करने की जरूरत नहीं है। खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन है? वही कुक हैं आपके, हेनरी कार्डवेल कुक। डाल्टन पद्धति याद कर लीजिएगा, ये है कुमारी हेलन पार्क हस्ट। पर्यटन विधि, ये पर्यटन विधि उन्हीं के जैसा नाम है इनका, पेस्टोलॉजी। खोज और अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि, ये आर्मस्ट्रांग है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो है खोज विधि या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि देता है, और ये हमेशा पूछा भी जाता है कभी कभी। अगला है प्रोजेक्ट, परियोजना, ये किसका है? प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, ये विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। ये कभी कभी ना कन्फ्यूजन पैदा करता है इन दोनों में, इसमें और इसमें। ये देखिएगा, प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट या योजना विधि किसका है? किलपैट्रिक का है। और खोज वगैरह किसका है? आर्मस्ट्रांग का है। स्ट्रॉन्ग मीन्स का होता है ना खोजना, तो स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है, लेकिन याद रखिए खोजना, याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग प्रविधि का विकास, D.Allen एत्सियन, रॉबर्ट बूश का है, कमा है, इन दो नाम है। इकाई उपागम के प्रवर्तक है मॉरिसन। प्रादेशिक विधि के है रस्टन। विनेटका योजना के हैं कार्ल वासबर्न। और ड्रेकाली शिक्षण प्रणाली के है ड्रेकाली, नाम वही। ब्रेल पद्धति के है लुइस ब्रेल, फ्रांस के जो रहने वाले हैं। साखी अभिक्रमित अनुदेशन है नॉर्मन काउडर। प्रश्नोत्तर विधि के हैं सुकरात, जो यूनान के हैं।
बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी जी हैं, ये को जानते ही हैं, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना ये बेसिक शिक्षा है। अगला देखिए, ये बाह्य अभिक्रमक अनुदेशन है, प्रोफेसर BF स्किनर हैं। इसके बाद समाज मिति विधि हैं जो मोरेनो का है, पूरा नाम पढ़ते रहिएगा। चलिए, तो ये हो गया विधियों के बारे में एक जगह और लिख दिया है, किंडरगार्टन पद्धति, प्रोवेल डाल्टन प्रणाली, हेलन पार्कस्टर्म, मॉन्टेसरी प्रणाली का मॉन्टेसरी हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली का किलपैट्रिक है, खेल विधि का हेनरी कुक है, कॉल्डवेल कुक, हेरिस्टिक पद्धति आर्मस्ट्रांग को, ये सारे याद रखें। खोज विधि या हेरिस्टिक पद्धति एक ही है आर्मस्ट्रांग का। अब सबके बारे में ना एक एक करके दिया गया है, सबके बारे में क्या दिया गया है, एक एक करके दिया गया है, जैसे क्या क्या होता था, इसे हम नहीं पढ़ रहे, फिर लंबा हो जाएगा, क्या क्या है इसमें और किस क्लास तक है, लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण है संश्लेषण विधि, और इसके बाद है आपका विश्लेषण विधि, और तीसरा है निगमन विधि और आगमन विधि। इससे आगमन निगमन से तो पूछा जाता है, तो इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसका अर्थ, विशेष और गुण और दोष, सारा चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा बाबू, सबसे पहले पढ़ेंगे आपका संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि होता क्या है, अर्थ क्या है, संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। चलिए इसके अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के पूर्णतया विपरीत होता है, यानी संश्लेषण आप समझ जाइएगा तो ठीक उसका विश्लेषण होता है, वो भी आप समझ जाइएगा। इसमें देखा जाए को इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले कोई चीज़ हमें ज्ञात है, मालूम है, उसके बाद उस चीज़ की तरफ जाते हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है अन्य शब्दों में, यानी अन्य शब्दों में देखा जाए तो खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझाया जाता है। खंडों में जो ज्ञान प्राप्त है उसको जोड़ के, यानी एक जगह इकट्ठा करके एक ही जगह दे के आपको समझाया जाता है। सारा चीज़ क्या किया जाता है, जोड़ के समझाया जाता है, यानी खंड में नहीं। अगर खंड की बात करें, मान लीजिए कोई एक बड़ा सा चीज़ है, अगर उसको खंडों में, टुकड़ों में काट के एक एक करके समझाया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्लेषण। जैसे में पूछा जाता है ना कि इसकी विशेषता बताइए, विशेषता कैसे बताते हैं, एक एक पॉइंट दे के बताते हैं ना, तो ये विश्लेषण विधि हो गया। संश्लेषण में क्या होगा ना, सारा चीज़ को जोड़ के एक ही जगह लो बेटा, ले लो, तो ये हो गया आपका संश्लेषण विधि। अन्य शब्दों में खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझाया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं, कुछ संश्लेषण विधि कहते हैं। रेखागणित की पुस्तकों में जिस रूप में साध्यों का हल लिखा होता है, वह सब साध्यों का हल लिखा हो तो वह सब किसका रूप है, वह सब संश्लेषण का ही रूप होता है। इसके गुण देख लेते हैं। इस विधि में कम समय लगता है, क्योंकि पूरा चीज़ एक ही बार लेके चले जाएंगे तो वहाँ पे कम समय लगेगा। टुकड़ों में बांटेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी इसके अपोजिट हो जाएगा, विश्लेषण में ज़्यादा समय लगेगा। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसके अवगुण देख लेते हैं। इस विधि में पदों का अनुसरण यांत्रिक ढंग से किया जाता है। पदों का अनुसरण जो होता है, एक जगह इकट्ठा कर यांत्रिक ढंग से क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। यह विधि सिद्ध तो करती है किंतु स्पष्ट नहीं, सिद्ध तो करती है लेकिन क्या करती है, स्पष्ट नहीं, यानी बच्चा नहीं भी समझ पाता है। इस विधि में छात्र के विचार, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, ये सारी चीज़ नहीं हो पाते। अगला देखते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में किसी तथ्य या समस्या को, जो भी तथ्य और समस्या हो, उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। उसको हमने बताया ना, विशेषता कैसे बताते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं, इसी तरह समस्या को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके खंड इस प्रकार किए जाते हैं कि उसको मिलाने पर वही विषय अपने स्वरूप में लौट आता है। वही विषय क्या होता है, अपने स्वरूप में लौट आता है जब उसको जोड़ा जाता है। तो इसके बाद लिखा गया विशेषता क्या है। इस विधि का प्रयोग रेखागणित, अंकगणित या बीजगणित की समस्याओं का हल ज्ञात करने में किया जाता है। रेखागणित हो, अंकगणित और बीजगणित में इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी साध्य को हल करना होता है, जब रेखागणित में कोई रचना करनी होती है, चाहे तीसरा अंकगणित में किसी समस्या को हल करना होता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। इसमें गुण क्या क्या है, यह एक खोज करने की प्रभावशाली विधि है। इसमें छात्र अन्वेषक होता है। छात्र क्या होता है, अन्वेषक होता है, खोजता है। ये शिक्षण की एक क्रियाशील विधि है। इस विधि से
प्राप्त ज्ञान में अस्पष्टता रहती है, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि टुकड़ों में बांटे कि एक एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। टुकड़ों में बांट के एक एक चीज़ स्पष्ट कर दिए, समय तो लगता है, एक एक चीज़ स्पष्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से ये ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। दोष देख लेते हैं, इस विधि में पर्याप्त समय लगता है, ये तो हमने पहले बताया, पर्याप्त समय लगेगा। प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता। प्रभावशाली में जो प्राथमिक स्तर पे इसका विधि का प्रयोग हो सकता है प्रभावशाली ढंग से या नहीं हो सकता है, याद रखें। इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय का शिक्षण नहीं कराया जा सकता, प्रत्येक विषय का शिक्षण नहीं कराया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। अगला है निगमन विधि के पद। निगमन में नी शब्द आया है। पहला शब्द क्या है, नी। को नी से क्या होता है, नियम। नी से क्या होता है, नियम। तो जब भी नियम का प्रस्तुतिकरण यानी पहले नियम आ जाएगा तो समझिएगा निगमन विधि हो जाएगा। नियमों का प्रयोग, निष्कर्ष निकालना, सत्यापन। तो याद रखिएगा निगमन विधि में क्या क्या पद होते हैं कि सबसे पहले नियम का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद नियमों का प्रयोग, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, उसके बाद सत्यापन। ये कभी कभी दे देता है नियम से उदाहरण की तरफ। तो ये कौन सा होगा, निगमन विधि। इसके गुण, उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। इस विधि में शिक्षण एवं छात्र दोनों की शक्ति का व्यय नहीं होता है। विशेषता क्या है, निगमन विधि में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ये याद रखिए, पॉइंट बहुत बेहतरीन सा है और ये पूछा जाता है कि यही पूछा जाता है। और आगमन में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, आगमन में पहले उदाहरण, उसके बाद नियम आता है। इसके बाद दोष क्या है, इस विधि छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है। यानी रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, जैसे आपको मैथ में होता है ना, एक फार्मूला दे दिया गया, उसी पे उदाहरण में बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, तो नियम पहले बाद में सारा उस पे उदाहरण करना है। तो ये विधि छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती है। छात्रों को तर्क विचार करने की शक्ति का अवसर नहीं मिलता। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन नहीं करती। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। सूक्ष्म से किसके तरफ, स्थूल की तरफ। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध होती है। अब चलते हैं, ये है आपका आगमन। रोचक एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। कौन सा, आगमन। स्वयं के प्रयास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं के प्रयास के द्वारा क्या होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। निरीक्षण शक्ति का भी विकास करती है, तर्क शक्ति का भी विकास करती है। इसका अतिरिक्त सरलता से नियम निर्माण करती है। लास्ट में नियम मिलेगा आपको। दोष क्या है, इसके दोष है उच्चतर कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। उच्चतर कक्षाओं में ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। सीखने में समय और शक्ति अत्यधिक व्यय होता है। सभी विषयों का शिक्षण इससे नहीं किया जा सकता है। विशेषता, गणित शिक्षण के आगमन विधि एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र उदाहरण द्वारा किसी सामान्य नियम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगमन विधि में मुख्य रूप से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से सूत्र, याद रखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक इसका अपोजिट उसमें हो जाएगा आपका निगमन में। आगमन में याद रखिए, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका प्रयोग किया जाता है। और देखा जाए तो इसमें अनुसंधान विधि है जो आर्मस्ट्रॉन्ग का है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें इसमें अब विधि के बारे में है। विधि अब आप उतना पढ़ लिए काफ़ी है। और भी बहुत सारे विधि बताया गया है इसमें, जिसे हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, टाइम लगेगा। अब चलिए हम पाठ्य योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकार, प्रारूप और विभिन्न मॉडल। इसमें देखा जाए तो पाठ्य योजना होता क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और पाठ्य योजना तैयार कैसे होता है, एक प्रोसेस के द्वारा पाठ्य योजना तैयार होता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या क्या। जब एक शिक्षक को कक्ष में शिक्षण करवाना होता है तो उसे शिक्षण से पूर्व अपने शिक्षण की एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, जिसे हम पाठ्य योजना के नाम से जानते हैं। शिक्षक को क्या करना होता है, सबसे पहले पूरे वर्ष एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है। अब पूछ देगा वार्षिक पाठ्य योजना क्या होता है, तो पूरे वर्ष को ध्यान में रखते हुए, उसका पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले किसका निर्माण करते हैं, वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है। उसके बाद शिक्षक को इकाई पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है। इकाई मीन्स पाठ हो गया, मतलब सबसे पहले समझिए कि आप वार्षिक पाठ्य योजना बनाएंगे। वार्षिक के बाद आ गए आप लेशन वाले पे, कि हाँ
इकाई पाठ्य योजना तैयार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जब इकाई पाठ्य योजना का निर्माण कर लेता है तो अंत में उसे दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है। दैनिक मीन्स क्या हो गया, प्रतिदिन का पाठ्य योजना का, प्रतिदिन का पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है, जिसमें वो प्रतिदिन पढ़ाई जाने वाली क्रियाविधि को एक क्रम में निर्धारित करता है, उसके अनुरूप ही शिक्षक कक्षा में शिक्षण करवाता है। और दैनिक पाठ्य योजना के जनक कौन है, को हर्बर्ट स्पेंसर को कहा गया है। अब इसके बाद परिभाषा वगैरह बहुत सारे हैं, जिसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब एक जगह हमें मिला पाठ्य योजना के प्रकार के बारे में, विभिन्न तरह इसे वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें एक आता है व्यापक पाठ्य योजना। एक दीर्घकालीन पाठ्य योजना है। यह पाठ्य योजना लगभग 35 से 45 मिनट तक पूर्ण क्लास के दौरान पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। इसमें शिक्षण सामग्री का समावेश अधिक मात्रा में होता है। शिक्षार्थियों की विभिन्न क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रचलित शिक्षण अभ्यास में इसी प्रकार की पाठ्य योजना का प्रचलन है। इसके अतिरिक्त होता है सूक्ष्म पाठ्य योजना। यह पाठ्य योजना अल्पकालीन पाठ्य योजना है। थोड़ा सा शब्द सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक वगैरह, योजना है। इसमें दीर्घ शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें शिक्षण का एक खंड लगभग 5 से 10 मिनट के लिए तैयार किया जाता है। यह पाठ्य योजना शिक्षक व्यवहार में सुधार एवं उनके गुणात्मक विकास पर बल देती है। इसके बाद होता है लिखित पाठ्य योजना। वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षण कक्षा में शिक्षण से पहले लिखित रूप से तैयार कराता है, लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती है। पाठ्य योजना पुस्तिका में पूरे कालांश की शिक्षण प्रक्रिया को लिखकर उसी अनुरूप कक्षाध्यापन किया जाता है। इसके बाद एक और आता है अलिखित पाठ्य योजना। एक अनुभवी एवं लंबे समय से शिक्षण एवं विषय से संबंधित व्यक्ति समयाभाव के कारण कक्षा शिक्षण के पूर्व अपने मस्तिष्क में अपनी कक्षा में शिक्षण करने वाले संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बना लेता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान उसी रूपरेखा का अनुकरण करता है। कार्य की दृष्टि से यह पाठ्य योजना अधिक लचीली है। इसमें शिक्षण परिस्थिति के अनुसार स्वयं के प्रस्तुतिकरण में मोड़ लेता है। तो ये होता है अलिखित, मैंने नहीं लिखा। अब पाठ्य योजना का फॉर्मेट, किस तरह फॉर्मेट तैयार होगा, को सामान्य सूचनाएं या सैंपल पूर्ति होता है पहले। दूसरा होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, इसके साथ ये कि इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाता है तथा साथ ही जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उसका नाम भी लिखा जाता है। तो पहले में ये होता है, मैंने पूरा लिखो के भर देगा सामान्य सूचना। उसके बाद होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न विषय के आधार पर भिन्न भिन्न निर्धारित किए जाते हैं, जैसे भाषा, रसायन विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन आदि विषय के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, ये आपने किया होगा। विशिष्ट उद्देश्य जब आप बीएड वगैरह चाहे बीएड ही कर रहे होंगे क्योंकि ये एस्टेट है। विशिष्ट उद्देश्य, जिस पाठ का हम शिक्षण करवाने जा रहे हैं उस पाठ में कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करेंगे जो कि सामान्य उद्देश्य से अलग होंगे, जो सामान्य उद्देश्य से क्या होंगे, अलग होंगे। विशिष्ट मतलब क्या होता है, विशेष जो उनका यहाँ उल्लेखित किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, परंतु उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। उद्देश्य जो होता है प्रकरण से संबंधित होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वर्तिका होता है, सैंपल होता है, चार्ट होता है, मॉडल होता है, ये सारे जो शिक्षण कार्य में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन होते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ऑडियो विजुअल वगैरह नहीं होता है, विजुअल में क्या आ गया, चार्ट आ गया, सैंपल आ गया, ये विजुअल हो गए। मॉडल आ गया, ऑडियो आ जाएगा आपका रेडियो वगैरह जिससे केवल सुन सके, विजुअल ऑडियो दोनों को ये हो जाएगा, टीवी वगैरह से दोनों चीज़ होता है, तो ये पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान। इसमें बालक के पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है, जिसकी आधार पर पाठ को प्रस्तावित करना है। पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ का प्रारंभ होता है, ये बहुत ज़रूरी है। पूर्व ज्ञान, किसी पाठ का प्रस्तुतिकरण से पहले यानी पढ़ाने से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, उसी से आपको क्लास को स्टार्ट करना होता है, ताकि आप बच्चों में रुचि पैदा कर सके। बच्चा रुचि लेने लगे, अरे ये तो मेरे यहाँ होता था, ये तो हम जानते हैं, तब उसे उस स्तर पे लेके जाना है जो चीज़ आपको पढ़ाना है। इसके बाद होता है प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों एवं चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। इसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। देखिए लगातार कैसे लिखा गया, इसी तरह पूछा जा सकता है या किसी एक भाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाठ्य योजना के इस भाग में विद्यार्थी के सामने नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत ज्ञान को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में
अध्ययन स्थितियाँ, दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षण विभिन्न शिक्षण पद्धतियों, विभिन्न प्रविधियों, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। विषय वस्तु को उसकी व्यापकता के आधार पर 1 या 2 सोपानों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद होता है बोधप्रद शिक्षण, पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है जो बोध प्रश्न कहलाते हैं। इसके बाद होता है श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण द्वारा पढ़ाए गए पाठ प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकलवाता है। अध्यापक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बालक स्वयं ही निष्कर्ष निकालें। जब छात्र श्यामपट्ट सारांश की नकल करते हैं तथा शिक्षक कक्षा निरीक्षण करता है। इसके बाद होता है मूल्यांकन, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किया है। इसके बाद गृह कार्य, पाठ के अंत में बालक को पाठ से संबंधित कुछ कार्य दिए घर के लिए देना चाहिए। इसके जांच अगले दिन की जानी चाहिए जिससे छात्र ज्ञान अर्जित करने का प्रयोग सीखते हैं। अब नीचे में एक आपको पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप दिया जा रहा है कि ये सारे चीज़ होते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, विशिष्ट उद्देश्य हैं, सहायक सामग्री है, पूर्व विज्ञान है, प्रस्तावना है और इस तरह का प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ छात्र द्वारा किए। प्रश्न लास्ट वाला समस्यात्मक होता है, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण होता है, तो ये सारे चीज़ होते हैं। इसके बाद एक पाठ्य योजना का प्रारूप हमने लिया है, इसे देख सकते हैं। इसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री है TLM जो है, इसके बारे में भी चर्चा है। इसके बाद पाठ्य योजना बनाते समय महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ लिखे गए हैं। तो पाठ्य योजना का ज्ञान होना चाहिए, गहन ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनकी आवश्यकता वगैरह सारा चीज़ का होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, माइक्रो टीचिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सूक्ष्म, दूसरा होता है शिक्षण। सूक्ष्म क्या होता है? छोटा। शिक्षण का तात्पर्य क्या है? प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाले शिक्षण से है। प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में दिए जाने वाले शिक्षण से है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसके द्वारा एक शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों को से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीक में क्या सुधार किए जा सकते हैं, यही होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में W. एलन द्वारा किया गया था। बाद में इसका उपयोग शिक्षा के सभी रूपों में शिक्षकों को विकसित करने के लिए किया गया। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा अलग अलग तरीके से दिया गया है, पढ़ ले। पहले एलन के द्वारा है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। अगला है शोर के अनुसार BM शोर। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं की वाली प्रविधि है। इसके अतिरिक्त और भी लिखा गया है। अब प्रोसेस के बारे में भी लिखा गया है। तो इसके लिए पहला है पाठ्य योजना का निर्माण, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पाठ्य योजना का निर्माण, पांचवा है पुनः योजना और छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। इसको देखा जाए तो एक चक्र के रूप में देख सकते हैं। तो ये टोटल 36 मिनट का है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसमें सबसे पहले पाठ्य योजना, दूसरा 6 मिनट का शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। प्रतिपुष्टि में क्या होता है? फीडबैक, बच्चों से फीडबैक ले लेना कि उसने क्या किया, क्या नहीं सीखा, क्या नहीं, यानी हमने जो पढ़ाया वो अच्छा था या नहीं था, मतलब अच्छे तरीके से। तो शिक्षण किया 6 मिनट प्रतिपुष्टि लिया, फिर पुनः योजना बनाया 12 मिनट के लिए, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का, फिर 6 मिनट का प्रतिपुष्टि, तो टोटल हो जाते हैं 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत या वास्तविक कौशल है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। पृष्ठपोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। अब इसके उद्देश्य भी हैं जिस उद्देश्य को आपको पढ़ना चाहिए। विशेषता भी इसमें लिखा गया। विशेषता वही है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वन का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तेज़ी से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, पाठ्य पुस्तक के बारे में दिया गया। पाठ्य पुस्तक भी आपको पढ़ना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में देखा जाए, पाठ्य पुस्तक क्या है, तो बहुत सारे के अनुसार
स्पष्ट किया जाए, बहुत सारे परिभाषाओं का स्पष्ट किया जाए, पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण सहायक शिक्षण सामग्री है। क्या है? सहायक शिक्षण सामग्री है पाठ्यपुस्तक। इसमें देखा जाए तो पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्या है? तो शिक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर शिक्षण के दृष्टिकोण से उसकी आवश्यकता है, शिक्षक की दृष्टि सॉरी शिक्षण बोल रहा, शिक्षक के दृष्टिकोण से आवश्यकता है कि शिक्षण क्रिया का संपूर्ण दायित्व शिक्षक पर होता है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। छात्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे पॉइंट देखे, जब छात्र किसी विषय का अध्ययन करेंगे तो उन्हें पाठ्यपुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। पाठ्यपुस्तक विस्तारित रूप है, इसकी इकाई या निर्धारित कार्य की तैयारी करने का आवश्यक है। यह स्वाध्याय के लिए आवश्यक है। स्वाध्याय यह छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करने के लिए सहायक है। पाठ्यपुस्तक का महत्व क्या है, इसके बारे में भी लिखा गया है। और इसमें देखा जाए तो अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, बालकों की आवश्यकताओं सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए। लेखक के बारे में भी लिखा गया है कि पाठ्यपुस्तक के लेखक के रूप में अनुभवी या योग्य शिक्षकों का चुनाव करना चाहिए। प्रकरणों पर उचित क्रम होना चाहिए। भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। उत्तम और नवीन विधियों का समावेश होना चाहिए। उदाहरणों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अभ्यासों का अभ्यास प्रश्नों का स्तर होना चाहिए, यानी पाठ्यपुस्तक में पाठ के अंत में अभ्यास हेतु स्तरीय प्रश्नों का समावेश क्रमिक रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाषा इधर इधर करके, क्रमिक रूप से उसका होना चाहिए। अब यहाँ पे श्रव्य दृश्य साधन के बारे में बताया गया। ये लास्ट वाला आपका टॉपिक है, कोई इसे लास्ट में ही पढ़ेंगे, तो इसे चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में भी दिया गया। पाठ्यक्रम एक आपका चैप्टर है पाठ्यक्रम, इसको भी पढ़ना है। मानव इतिहास में हर युग में शिक्षा प्रणाली का निर्माण और संगठन खास उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य देश और काल के समय के अनुसार बदलते रहते हैं, तो अनुसार इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण भी प्रभावित होता रहता है। शिक्षा के उद्देश्यों को लक्ष्यों को प्राप्ति में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में ही शिक्षा का लाभ, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ और पाठ्य की क्रियाएं प्रतिबिंबित होती है। पाठ्यक्रम में अपने आप में साध्य नहीं, पाठ्यक्रम जो होता है अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। को जो पाठ्यक्रम है वो क्या है? वो एक साधन है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, साधन क्या है और साध्य क्या है, दोनों में अंतर क्या है? साधन जो होता है, जो साधन, वो एक साधन मीन्स क्या होता है? एक हेल्प करने वाला। जैसे पूछ दे पाठ्यपुस्तक क्या है, साधन है या साध्य है? तो साधन समझ जाइए कि एक हेल्प करने वाला। जैसे में अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका साधन क्या हो सकता है? उसका साधन आपका पाठ्यपुस्तक होता है, पाठ्यक्रम होता है, ये साधन है। साध्य क्या होता है? कि साध्य में से जो चीज़ें उसे चाहिए, उसका जो उद्देश्य होता है, जो अंतिम उद्देश्य, वो हो जाएगा आपका साध्य। उसका साध्य ये हो सकता है कि वो दैनिक जीवन में जाए तो अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सके, ये साध्य हो गया। लेकिन साधन ये सारी चीज़ हो गई, पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्यपुस्तक ये वगैरह साधन है। और इसके बारे में और भी लिखा गया है। इसमें देखा जाए तो उपयोगिता, आवश्यकता उपयोगिता के बारे में लिखा गया है। कुछ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक के लिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक के लिए, समय एवं परिश्रम के सदुपयोग में सहायक के लिए, छात्रों को मूल्यांकन करने में सहायक के लिए, शिक्षण विधियों के चयन करने में सहायक के लिए, पाठ्यक्रम व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। और निर्माण करने के कौन कौन से सिद्धांत है, इसे भी एक नज़र देख लीजिए। तो इसमें देखा जाए क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, इसका अतिरिक्त उपयोगिता का सिद्धांत होता है, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत होता है, समुदाय केंद्रिता का सिद्धांत होता है, विभिन्नता का सिद्धांत होता है, लचीलेपन का सिद्धांत होता है। लचीलेपन बहुत जरूरी है, कहीं पे अगर ऑप्शन दे किसे टिक कर, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होता है। एकता का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, प्रजातांत्रिकता मूल्यों का विकास का सिद्धांत होता है। इसके अतिरिक्त है सृजनात्मकता, चिंतन और प्रशिक्षण का सिद्धांत होता है, संतुलन का सिद्धांत होता है। इसके आगे आपका पाठ्य योजना ही दिया गया है, पाठ्य योजना अलग से भी दिया गया है, तो इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पाठ्य योजना के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आदर्श शिक्षक। आदर्श शिक्षक के बारे में पूछा जाए तो आदर्श शिक्षक कौन हो सकते हैं? तो देखिए, कोई भी शिक्षण प्रक्रिया 3 बिंदुओं पर चलता है। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, और तीसरा होता है पाठ्यपुस्तक। इन्हीं तीनों पर निर्भर करता है। इसमें शिक्षक की चेतना और क्रियाशील बिंदु है। यूँ तो शिक्षा में बालक यानी शिक्षार्थी का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी उतना
ही महत्वपूर्ण है जितना विद्यार्थी, क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य संचालक कौन है? शिक्षक ही होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक के आदर्श, शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला का मानव गुण होना चाहिए। क्या है मानव गुण? एक अध्यापक के लिए, अच्छा अध्यापक बनने के लिए सबसे अच्छा मानव बनना अधिक आवश्यक है। सबों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार और पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। पूर्वाग्रह यानी पूर्व से ग्रह की लड़की जो होती है, मैथ नहीं आता लड़की को, इस तरह का उसमें नहीं होना चाहिए। लैगिंग, पूर्वाग्रह वगैरह नहीं होना चाहिए। मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षा संबंधी गुण होना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी युग में शिक्षा का विकास दिन प्रतिदिन हो रहा बदलते परिवेश में अनुसार बच्चों का उत्तम शिक्षा देने के लिए शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता उच्च कोटि को होना चाहिए, तभी वो बच्चों को शिक्षित करने में कामयाब हो सके। रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रटवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सृजनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सृजन करने वाला, रचना करने वाला। शिक्षण विधियों में निपुण होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षण विधियों का गुण होना चाहिए उनके अंदर, ताकि सृजन कर सके, रचना कर सके बच्चा। एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब खराब नागरिक हो। अब इसके बारे में क्या है? समाज और राष्ट्र के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त है विनोद प्रियता एवं बुद्धि चातुर्य होना चाहिए। धैर्य, आत्मसंयम होना चाहिए। ऐसे ना हो कि अधैर्यवान हो, धैर्यवान होना चाहिए, याद रखिएगा। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ईमानदारी और गंभीर होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। समय समय का घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक गुण, विषय का ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए। व्यावसायिक निष्ठा होना चाहिए। पाठ्य सामग्री क्रियाओं में रुचि होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखा जाएगा प्रयोग अनुसंधान में रुचि होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण विधियाँ हमने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षण विधियों का नाम केवल लिखा गया है, को ये उतना उपयोगी नहीं है केवल नाम लिखने से। सबके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखा गया है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शिक्षण विधियाँ हमने पढ़ा दिया है। इसके बाद कक्षा का प्रभावी प्रस्तुति की तंत्र, इसके लिए एक पेज अलग से हमने रखा है। कक्षा का प्रभावी प्रस्तुति की तंत्र, ये भी एक टॉपिक है। देखिए, ये कक्षा का प्रभावी प्रस्तुति की तंत्र क्या है? को कक्षा में किस तरह का इकोसिस्टम किस तरह का रखे कि जो प्रभावी हो, जिससे बच्चा रुचिकर तरीके से सीख सके। 2-3 लाइन इसमें पढ़ देते हैं। एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली का अर्थ है ऐसी प्रणाली जहां शिक्षक या शिक्षक छात्रों को रणनीतियों के साथ साथ नई शिक्षण सहायक सामग्री, विचार या संसाधन प्राप्त करते हैं, ताकि वे अधिक अच्छे तरीके से कार्य कर सके। व्यस्त रहें, व्यस्त शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं और उनका क्या हो, प्रदर्शन बढ़े। इस तरह का कार्य होना चाहिए। इसमें देखा जाए तो इसकी हो सकता है कर्मचारी जुड़ा बनाए, रीस्किलिंग, लागत, मतलब ये अलग टॉपिक क्या है कि इसीलिए इसको अलग तरीके से सहयोग का सक्षम बनाना, मतलब वो आपका जो है कॉमर्स है कि उस तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ है, कैसे बढ़ावा दे, ये सारी चीज़, बहुत सारे कार्य जो पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव का चक्र रहेगा। वो नेगेटिव शब्दों को देखिएगा और यहाँ हटाइएगा नेगेटिव वाले को, और पॉजिटिव वाले को टिक करके बढ़ाइएगा। निर्जीव घटक वगैरह, निर्जीव में भौतिक वातावरण, पाठ्यक्रम सामग्री, सजीव में शिक्षक वगैरह आ जाएंगे। सीखने के संसाधन वगैरह, अंतरिक्ष वगैरह, दोनों के बीच तुलना वगैरह किया गया है। इसके बाद निष्कर्ष में देख लीजिए क्या लिखा गया है। एक प्रभावी शिक्षा परिस्थिति तंत्र के निर्माण के बाद संगठन बेहतर परिणाम दिखाते हैं। सीखने के परिस्थिति तंत्र को संगठन में लोगों, अच्छी सामग्री, प्रौद्योगिकी, डेटा, उपकरण, संसाधनों को शासन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए आकलन और मूल्यांकन। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा आकलन और मूल्यांकन को एक ही मानते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। समानता हम देखते हैं कि मापन, मूल्यांकन एवं आकलन को हम एक ही अर्थ में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये प्रत्यय एक समान नहीं है। मूल्यांकन का संबंध छात्रों की उपलब्धि से है। आकलन से अभिप्राय आंकड़ों के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या से है। आकलन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना एवं बच्चों के अभिभावकों को अधिगम प्रक्रिया में बालक की भूमिका के विषय में बताना तथा उनकी कमियों के बारे में बताना आकलन होता है। आकलन के उद्देश्य क्या क्या है? आकलन का निर्देश देता है, आकलन निर्देश देता है, आकलन सीखने को प्रेरित करता है, आकलन उनकी प्रगति में छात्रों को सूचित करता है, आकलन शिक्षण अभ्यास को सूचित करता है, आकलन में ग्रेडिंग की भूमिका होती है। अब यहाँ पे आकलन में देखा जाए तो 2 महत्वपूर्ण आकलन हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे का आकलन बहुत सारे हैं, कुछ
चर्चा किया है, सभी के बारे में एक एक पढ़ ले। योगात्मक आकलन दे, समेटिव असेसमेंट दे, या संकल्पनात्मक आकलन दे, या अंतिम आकलन दे, ये सारा एक ही है। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से भी, सीखने के आकलन के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है, कि ये भी नाम देते को समझिए यही है। इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों के उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें सीखने की अवधि एक सत्र या एक वर्ष हो सकती है। योगात्मक आकलन का उपयोग आमतौर पर एक छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर हमेशा, लेकिन हमेशा नहीं, बोर्ड द्वारा की जाती है, जैसे वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आदि। जैसे बोर्ड वगैरह परीक्षा लेता है ना, वही होता है ये 3-4 गुना में याद कर लीजिए। निर्माणात्मक आकलन, जिसे रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसमें क्या होता है ना, ये सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इसका क्या नाम है दूसरा, सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। निर्माणात्मक आकलन कक्षा में संदर्भ में संपन्न होती है। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध बुनियाद होता है। यह नैदानिक और सुधारात्मक होता है। याद रखिएगा, अगर नैदानिक और सुधारात्मक कौन होता है पूछ देगा, निर्माणात्मक और रचनात्मक होता है, क्योंकि ये क्लास के रूम में ही शिक्षक द्वारा किया जाता है। और देखा जाए तो इस आकलन का उपकरण क्या क्या है, को पोर्टफोलियो, उपख्यात्मक अभिलेख, दर मापक पैमाना, और लोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। सीखने में सुधार का आकलन का बिंदु सीखने के लिए आकलन है। अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है शिक्षण विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अधिगम का आकलन कौन सा हो गया बताइए, सीखने के लिए आकलन होगा। सीखने के लिए आकलन और अधिगम का आकलन दोनों में अंतर है। को सीखने के लिए आकलन निर्माणात्मक आकलन, और सीखने का आकलन या अधिगम का आकलन योगात्मक आकलन। याद रखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तथ्य है। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। व्यक्तिगत आकलन, जो व्यक्तिगत हो, एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, जब वह किसी गतिविधि कार्य को करता है उसे पूर्ण करता है। सामूहिक आकलन, किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशल सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया, बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन में बहुत उपयोग पाया जाता है। सीसी के बारे में लिखा है, आत्म आकलन देख लीजिए। सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन क्या है, आत्म आकलन है। इसके आगे सहपाठियों द्वारा आकलन। अच्छा, स्व आकलन और आत्म आकलन एक ही जैसा है, जो बच्चे के द्वारा स्वयं सीखने के ज्ञान और कौशल प्रक्रियाओं रुचि के द्वारा, मतलब स्व आकलन में क्या, स्वयं के लिए आकलन, यानी सीखने के समान आकलन को स्व आकलन कहते हैं। सीखने के समान आकलन को इसमें देखा जाए सहपाठियों द्वारा आकलन, एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का आकलन, इसमें 2 बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जाता है, सहपाठी आकलन है। सीखने के रूप में आकलन होता है। इसके अतिरिक्त एक और आकलन होता है, विद्यालय आधारित आकलन, SBA आकलन, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन, विद्यार्थियों के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। मूल्यांकन देख लीजिए। मूल्यांकन से अभिप्राय छात्र की सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। NCERT के अनुसार मूल्यांकन ऐसे सतत व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन, मूल्यांकन के उद्देश्य भी बहुत सारे हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में भी लिखा गया है। सतत क्या होता है, व्यापक क्या होता है, तो सतत मिस हो गया नियमित, व्यापक मिस क्या होता है, पूरा लेके चलने वाला, यानी पूरा का मूल्यांकन, नियमित रूप से मूल्यांकन, ये चीज़ लिखा गया है। अब यहाँ हम थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मूल्यांकन के परिधीय क्या है कि परीक्षा होगा लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, प्रयोगात्मक और अवलोकन क्या होगा, मापनी, चेकलिस्ट, संचयी अभिलेख, अनेक डोटल आलेख, स्व सूचना प्रश्नावली, खुली बंद, आवृत्ति, मापनी, समझौते तालिका, साक्षात्कार है, ये सारे साक्षात्कार है, प्रशिक्षण है तो ये हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे में प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं, मुक्त अंत वाले, मुक्त उत्तरीय प्रश्न, और बंद अंत या सीमित उत्तर वाले प्रश्न, ये पूछा जाता है कभी। मुक्त क्या होता है, मुक्त मीन्स ओपेंड, अंग्रेजी में लिखा है ओपेंड। ओपेंड में होता है कि कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर एक से अधिक हो
को ओपन हो गया। और बंद वाले कौन आ जाएंगे, जिसे हम क्लोज्ड इंडेड कहते हैं। क्लोज मतलब कोई एक उत्तर है उसका। जैसे मैं अगर मैं कहूँ 5 गुणे 5 बराबर क्या होता है, को आप कहिएगा 25, किसका उदाहरण हो गया कि ये बंद उत्तर वाला है। अगर मैं कहूँ कि ये बताइए क्या मैं जोड़ूंगा, क्या दो संख्या में जोड़ूं कि 60 प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, ओपन इंडेड। सोचने पे मजबूर कर दे। अब ये सारे के बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शिक्षण और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कुछ जनरल तरीके से भी आप सोच सकते हैं। वैसे कुछ यहाँ लिखा गया है, बालक की योग्यता और क्षमता, निश्चित उद्देश्य, प्रेरकों का प्रयोग, विषय का स्वरूप की विधि, शिक्षण का व्यक्तित्व, सहायक साधनों का प्रयोग, अभ्यास। सहायक साधनों का प्रयोग आप उचित नहीं कर रहे तो भी होगा कि ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। इसके आगे है आपका अगला टॉपिक, टीचिंग एड्स। ये लास्ट मेरे ख्याल से टॉपिक है, इसमें पढ़ के अब हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। टीचिंग एड्स होता क्या है? टीचिंग एड्स क्या होता है ना, जो हेल्प करता है। टीचिंग एड्स क्या करता है? हेल्प करता है सीखने में। हम बात करते हैं टीचिंग एड, तो इसके अंतर्गत पहला लाइन पढ़ लेते हैं। टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में कई मायनों में जटिल होती है। प्राचीन समय में शिक्षण की प्रक्रिया आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरल थी। शुरुआती दौर में सिर्फ अक्षरों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव लगातार हो रहा है। आज शिक्षण कार्य के लिए अलग अलग सामग्रियों की मदद ली जाती है, जिसे टीचिंग एड्स कहते हैं। शिक्षण सामग्रियों को मदद ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स क्या है, तो सामग्री कौन कौन से, ये सारी चीज़ पूछेंगे। तो इससे संबंधित आपको हम कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यहाँ इसमें दिया है कि नहीं। टीचिंग एड्स के एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। ये सारे क्या टीचिंग एड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसे बांटा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है विजुअल एड्स, जिसे केवल देखा जा सकता है। दूसरा होता है आपका ऑडियो एड्स, जिसे केवल सुना जा सकता है। और तीसरा होता है विजुअल और ऑडियो दोनों। अब इससे फ़ायदा क्या है, ये पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करने के बाद, या फ़ायदा तो आप जानते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है। 3 प्रकार की होती हैं ये। फ़ायदा मीन्स क्या, ये मदद करता है तो फ़ायदा हो गए, बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे हम आपको बताते हैं तीनों एड्स के बारे में एक एक करके, एक कौन एड्स किस में आते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ हमने छोड़ा था एक पेज, और हमने बताया था कि लास्ट में आपको बता देंगे। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाए ताकि आपको समझा दें। देखिए यहाँ पे श्रव्य दृश्य है, और ये क्या है, श्रव्य दृश्य पहले बता दिया ये तो। चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये 2 नंबर दृश्य, पहला लिखा गया। चलिए पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये है आपका श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री मीन्स होता है ऑडियो एड्स, जिसे केवल सुना जा सके, जैसे रेडियो से सुनते हैं, ग्रामोफोन से, लिविंगोफोन से और टेप रिकॉर्डर से। तो ये क्या होता है, श्रव्य सामग्री, जिससे श्रव्य आए। ध्यान से समझिएगा, जिससे श्रव्य आए वो क्या, श्रव्य सामग्री है। दृश्य सामग्री, जिससे केवल देखा जा सके, आंखों से जिसे देखा जा सके, जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, चित्र हो गया, मॉडल हो गया, रेखा चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, सैम्पस्ट हो गया, पोस्टर हो गया, जादू की लंटेन हो गया, चित्र, ये सारे चीज़ सब हैं, ये पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक कार्ड वगैरह भी है, छायाचित्र वगैरह, जो आपको लगे कि हाँ इसमें केवल फोटो है, जो आंखों से देख के ग्रहण किया जा सके, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स होता है, जिसे केवल कान से सुन सके, और जब दोनों मिल जाएंगे उसे हम कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें क्या हो जाएगा, चलचित्र, जैसे वीडियो में क्या होता है ना, फोटो भी आता है और सुनाई भी देते हैं। जैसे दूरदर्शन पे बहुत सारे शैक्षिक चैनल चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, फोटो भी आते हैं, यानी जिसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो समाचार संबंधी फिल्म, वीडियो टेप, रिकॉर्डिंग ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री, तो ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्टर वगैरह किस में आएगा, ये कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हमें भी पता चलेगा कि आप लास्ट तक वीडियो देखें। प्रोजेक्टर किस में आएगा, मतलब 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर किस में आएगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि लगभग चीज़ें क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में बहुत तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपका एक चीज़ और है, ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से गैस उपयोग होते हैं, और जो वर्षा होता है, कौन कौन सा वर्षा होता है, ये दोनों का हमने फ़ोटो डाला था ग्रुप में, शायद आपने देखा होगा, एक बार देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस वगैरह देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। नहीं होता कि छोटा सा वीडियो और लेके आते हैं। और रहा बात 2 मैथ के और टॉपिक बच जा रहे हैं,
एक मैथ का तो कुछ करना ही नहीं है, एक होता है आपका डेसिमल। तो डेसिमल का अगर प्रीवियस ईयर बनाए होंगे ना सारा, उसमें मैथ के वही टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो प्रीवियस ईयर बनाया तो बहुत अच्छा है। अब जैसे देखता है डेसिमल फ्रैक्शन का जो है 0.4 प्लस 0.004, ये गुणा करवा सकता है, जोड़ करवा सकता है, ये आना चाहिए आपको, ये दशमलव का। अगर पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या आरोही अवरोही क्रम में दर्शाएं, तो जाहिर सी बात है इसको जब भी इस तरह देखिएगा ना कि दशमलव के बाद अगर जीरो रहता है वो उतना ही छोटा है। जैसे इसे पढ़ेंगे को ये कितना पैसा हो जाएगा, इसके आगे पीछे लगा 40 पैसा हो जाएगा। अगर 3 इधर दशमलव है, 3 अंक है कि इधर भी 3 अंक लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा पैसा, 1 2 3 अंक है तो 1 हटा दीजिए तो 400 पैसा हो जाएगा। ये कितना पैसा है, 1 2, इस पे है को 4 पैसा, ये 4 पैसा को दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। कि ये अगर जानते हैं गुणा भाग इसका जानते हैं तो फ्रैक्शन आपका क्लियर। रहा बात आपका आयत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में बहुत तरीके से पूछा जाता है। वैसे हम जनरल भाषा में आपको क्षेत्रफल बता दें, तो ये हो गया मान लीजिए आयत, आयत का ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसे क्षेत्रफल करते हैं। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालना और नॉर्मल तरीके से लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो ये आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो इतना सरल नहीं पूछेगा। परिमाप भी पूछा जाता है, परिमाप किसको कहते हैं, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो आपका ये सर कि लंबाई अगर दे दिया 2 और चौड़ाई दे दिया 4, तो याद रखिएगा इसके सामने वाला बराबर होता है कि ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। तो 2 2 4 और 4 4 8 को 12 हो जाएगा। कि इसका परिमाप 12 हो गया। अब पूछ देगा कि किसी का परिमाप इतना है, किसी वृत्त का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल बताइए, ये पूछा जा सकता है। या इसका लंबाई इतना है और परिमाप इतना है, तो चौड़ाई ज्ञात करते हुए क्षेत्रफल बताइए। तो ये सारी चीज़ आना चाहिए। ये वर्ग में क्या होता है ना, ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। वर्ग में ये चारों जो होते हैं ना, ये बराबर होते हैं, चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे किसी एक का दे दिया 2 ना का, सब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुझा हो गया कि इसका परिमाप दे देगा 2 2 4 2 6 2 8। इसका मान लीजिए किसी वर्ग का परिमाप कितना है, किसी वर्ग का परिमाप 8 है, तो उसका भुजा निकालिए। तो भुजा कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि सबको बराबर बराबर बांटना है। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर दे दिया किसी वर्ग का परिमाप 8 है, उसका क्षेत्रफल निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्योंकि ये गुणा होता है, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक और प्रश्न पूछता है, इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या इतना प्रतिशत घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई क्या होगा। वृत्त के साथ भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, त्रिज्या खंड के साथ भी पूछा जाए, बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। लंबा टॉपिक है, कोशिश किया जाएगा, लेकिन हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा आपको इसी वीडियो में हम बता दें। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है आपको, सब्जेक्ट आपका तैयार होगा ही। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश कर रहे थे कि कुछ आपको बता दें 1-2 दिन पहले, तो फ़िलहाल ये सक्सेस रहा। दिल की इच्छा थी कि कुछ चीज़ें क्लियर कर दें। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।